नमस्कार। ये जो सितंबर का महीना है, इसका एक ख़ास महत्व हो जाता है हमारे देश में। जब भी सितंबर का महीना आता है, हम लोग अपनी भाषा की बात करने लगते हैं। अपनी भाषा यानी हिंदी, जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिसे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस दिन ये तय किया था कि आज से, यानी जब से संविधान लागू होगा उस दिन से, इस देश का राजकाज हिंदी में चलेगा। और इसलिए कि हिंदी इस देश की भाषा है, इस देश की जनता की भाषा है, और स्वतंत्र भारत में, जनतांत्रिक भारत में राजकाज यदि होगा तो इस जनतंत्र की भाषा में होगा। वो महत्व 14 सितंबर का हमारे साथ है, हमारा एक इतिहास बना हुआ है। और तब से लेकर आज तक हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, हिंदी की उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस दौरान पिछले 60-70 सालों में कुछ ऐसा भी हो गया है कि ये हिंदी दिवस के रूप में जिस दिन को हम मना रहे होते हैं, वो दिन कुल मिलाकर के एक क्रिया इस तरह की चीज़ हो जाती है कि जो होनी है, ठीक है, ये भी कर दिया जाए, एक फैशन बन गया है जैसे, या इसके सहारे हम लोग कुछ चीज़ों को याद कर लेते हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि हम इस दिन के माध्यम से अपनी भाषा के बारे में, अपनी पहचान के बारे में, अपनी अस्मिता के बारे में सोचें। आज हम यहाँ हिंदी की इन्हीं सारे पक्षों के बारे में बात करना चाहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी रहेगी, और हिंदी इस देश की जनभाषा है। राष्ट्रभाषा इसलिए है कि इस देश की भाषा है, इस देश की जनता की भाषा है, और जनभाषा है इसलिए उसको राजभाषा बनना चाहिए। सवाल ये उठता है कि राजभाषा में और जनभाषा में कोई अंतर होता है क्या, या अंतर होना चाहिए, या आज जो स्थिति बन गई है हिंदी की राजभाषा के रूप में, क्या वो ऐसी रहनी चाहिए, या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है? कोई ऐसे तरीके हैं हमारे पास कि हम अपनी भाषा के साथ अपने आप को और जोड़ सकें? ये सारे सवाल हैं, बहुत सारे, जिनके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ इस समय हिंदी के 2 विद्वान हैं। मैं आपका परिचय कराऊँ पहले। सूर्यबाला जी हिंदी की जानी मानी लेखिका, कहानीकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, और एक ऐसा प्रतिष्ठित नाम जो बड़ी सुविचारित तरीके से अपनी बात हम तक पहुंचाता है। हमारे साथ डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय हैं, जाने माने समालोचक हिंदी के, और डॉक्टर साहब शायद 25 से ज़्यादा किताबें आप लिख चुके हैं। 25 से ज़्यादा किताबें डॉक्टर साहब की आ चुकी हैं। हम इन 2 विद्वानों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी जो राजभाषा है, हिंदी जो जनभाषा है, इन तीनों में, राष्ट्रभाषा में, राजभाषा में, जनभाषा में कोई अंतर है, या कोई आपस में कोई विवाद भी है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सूर्यबाला जी, बात मैं आपसे शुरू करूँ। हाँ जी। कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा इसलिए थी कि हमारे देश के कर्णधारों ने हिंदी के बारे में बात की। गांधी जी ने कहा, तिलक ने कहा, राजा गोपालाचारी ने कहा, सुभाष ने कहा, लाजपत राय ने कहा। मैंने ये सारे नाम लिए हैं, ये सारे देश को एक तरह से कवर करते हैं। तो इस सारे देश में इन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वीकार किया था, क्योंकि इसके माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन 14 सितंबर 1949 को हमने इसको राजभाषा बना दिया, घोषित कर दिया। कोई अंतर आपको दिखाई देता है इन दोनों स्थितियों में? विश्वनाथ जी, जिस समय ये सब हुआ उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, हम आप बहुत छोटे थे, लेकिन हमेशा किताबों में पढ़ते आए और देखते आए। लेकिन सबसे पहले ये जनभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा वाली बात जो आपने कही, और हम सब महसूस करते हैं कि जनभाषा तो हिंदी है ही, उसे प्रमाणित करने या उसके लिए किसी सनद की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ जाइए पूरे देश में, हिंदी के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। हिंदी भाषा के बिना, हिंदी के बिना नहीं चलेगा, या हिंदी के सहारे चल पाएगा? हिंदी के सहारे ही चल पाएगा। और हिंदी के बिना नहीं चल पाएगा। अच्छा। बहुत मुश्किल है। इसको दूसरे भाषा भाषी, हिंदीतर भाषा भाषी भी स्वीकार करते हैं। और खाली हिंदी प्रदेशों को छोड़ भी दीजिए आप, हिंदी प्रदेशों में तो बोली जा रही है, जहाँ 2 प्रदेश आपस में मिलते हैं, वहाँ जहाँ पर 2 भाषाएं अलग बोली जाती हैं, हिंदी नहीं बोली जाती है, वो 2 अलग भाषा भाषी भी आपस में जो संपर्क करते हैं वो अधिकांशतः हिंदी में ही होता है। तो संपर्क भाषा का काम करती है। संपर्क भाषा भी तो जनभाषा, संपर्क भाषा में इसमें ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं मानती कि वो जनभाषा है और वो संपर्क भाषा के रूप में भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अंतर, और देखिए इसमें अंतर तब आता है जब हम इसे लेकर के राष्ट्रभाषा के, जो हम कहते हैं क्या अंतर क्या है। तो पहले मैं जनभाषा की बात ये करूँ कि ये हमारी ऐसी जनभाषा है, एक उदार जनभाषा है, एक जुड़ाव की भाषा है,
एक सुविधा की भाषा है, सिर्फ इसलिए। किसी हिंदी वाले की भाषा है इसलिए नहीं है हमने इसे जन्म भाषा या राष्ट्रभाषा या राजभाषा माना है। और आपने एक बात कही, सुविधा की भाषा है जी। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कर्णशंकर जी कि ये सुविधा की भाषा जो होती है, क्या वो राष्ट्रभाषा होती है या वह राजभाषा होनी चाहिए, या वो सुविधा की भाषा इसलिए है कि वो हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है? सुविधा की भाषा मुझे लगता है कि इसलिए है कि वह संपर्क भाषा है। इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो भले ही हिंदीतर प्रदेशों में क्यों न रहता हो, वह भी हिंदी समझता है, बोलता है। जो अद्यतन आंकड़े हैं उसके अनुसार केवल भारत में 22% आबादी हिंदी नहीं समझ पाती, बाकी मतलब पूरी कुल मिला के 80% लगभग 80% लोग हिंदी समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बहुसंख्यक वर्ग है, अगर वह हिंदी समझ लेता है, हिंदी में बोल सकता है, हिंदी में बातचीत कर लेता है, अपना काम चला लेता है, तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से इसको राष्ट्रभाषा मानने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्र का बहुसंख्यक वर्ग जो है वह इसका प्रयोग कर रहा है। एक बात डॉक्टर साहब आपने कही कि हिंदी को इस दृष्टि से राष्ट्रभाषा माननी चाहिए कि 80% लोग हिंदी को जानते हैं। जी सर। क्या यही मानदंड होना चाहिए किसी भी चीज़ का राष्ट्रभाषा बनने के लिए? देखिए, बाकी जो भी मानदंड है, चाहे वो साहित्य की समृद्ध परंपरा हो, चाहे शब्दावली की शक्ति हो, चाहे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की उपलब्धता हो, या नई तकनीक के साथ हिंदी डिजिटल दुनिया में जिस ढंग से प्रभावी कदम बढ़ा रही है, हर दृष्टि से हिंदी सक्षम है। लेकिन चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हम कभी भी संख्या बल या बहुमत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चूँकि हिंदी के साथ देश का बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदी का सबसे बड़ा देश की जनसंख्या का जो अधिकतम वर्ग है वह हिंदी का प्रयोग करने में सक्षम है, तो इस दृष्टि से भी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की ज़रूरत है। मान लो कल कोई और भाषा, जी सर, अंग्रेजी ही सही, जी सर, अगर अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 80% हो जाए, मान लो, जी सर, तो क्या अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो जानी चाहिए इस देश की? सर, मेरा ये मानना है कि अगर लोकतंत्र में आप संख्या बल का आदर करते हैं और बहुमत से सारी चीज़ें तय होती हैं। सुरवरा जी, आपसे सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। नहीं, मैं हिंदी इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि सारी समस्या जो शुरू हुई है हमारी, वो हमारी थोड़ी सी मानसिक संकीर्णता की वजह से शुरू हुई है जी। और ये संकीर्णता खाली हिंदी वालों की नहीं, तब मैं ये मानूंगी कि इसके लिए हम हिंदी वाले भी बहुत दोषी हैं। हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जिस हिंदी को राष्ट्रभाषा के जिस रूप में हम मानते हैं, वो हिंदी किसी की भी मातृभाषा नहीं है। मुझे लगता है कि समस्या वहाँ से शुरू हुई, सुनीति कुमार चाटुर्य या राजगोपालाचारी के वहाँ से, जहाँ हिंदीतर लोगों को दुख हुआ या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची। वो इसलिए कि उनको लगा कि अरे इनकी भाषा हो जाएगी और हमारी भाषा नहीं होगी, लेकिन वो इनकी उनकी किसी की भाषा नहीं है हिंदी। हिंदी का जो राष्ट्रभाषा का के रूप में जो मानक रूप माना जाता है, जो कि आगरा और मेरठ के पास की जो एक हिंदी मानी जाती है, 200 साल का है, हाँ, माना जाता है, वो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जो किसी हिंदी वाले की मातृभाषा नहीं है। तो अगर हम सारे देशवासी ये मान करके चले कि ये राष्ट्रभाषा हिंदी किसी हिंदी वाले की भाषा नहीं है, बल्कि सबकी भाषा है, इसलिए क्योंकि हिंदी मातृभाषा तो सबकी, किसी की ब्रजी है, किसी की अवधी है, किसी की मालवी है, और हिंदी जनभाषा का रूप आप देखिए कि आप आंध्र में जाइए तो आपको अलग हिंदी मिलेगी, कलकत्ते में जाइए तो आपको अलग हिंदी मिलेगी, मुंबई में देखिए मुंबईया हिंदी मिलेगी। तो हिंदी के ऐसा बहुरूपिया रूप है। तो राष्ट्रभाषा तो वो हुई जैसे आपकी जो इस तरह से कह रहे हैं कि जो मानक किस माने में कि सब लोग उसको अपने अपने तरीके से स्वीकार लेते हैं, अपने अपने तरीके से उसका उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रभाषा की बात हम थोड़ी सी बाद में करें, पहले मैं राजभाषा की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने हिंदी को 14 सितंबर को राजभाषा बनाया, तो उस समय हमारे ऐसा कहा गया था हमारी संविधान सभा में कि हिंदी अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि उसे तत्काल राजभाषा घोषित कर दिया जाए। राजभाषा हमारी रहेगी, लेकिन आने वाले 15 साल तक अंग्रेजी रहेगी, और इस बीच में केंद्र सरकार या सरकारें इसको इस योग्य बनाएंगी कि सारा कामकाज इसमें हो सके। ये जो योग्य बनाने वाली बात है जी सर, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कर्णशंकर जी कि ये योग्य बनाने में कैसे योग्य बनाई जाती है भाषा उपयोग से योग्य बनाती है? जी सर, उस समय उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक के धरातल पर हिंदी को सक्षम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया है, जिन्होंने अब तक लगभग 12 लाख शब्द जो है बनाए हैं, और उन शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है, हम यह कह सकते हैं।
तो हिंदी को सक्षम बनाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन जब आप बहुत कठिन शब्दों को ढालेंगे, टकसाली शब्दों को बनाएंगे, तो कई बार वह प्रयोग में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि जो शब्द आपने कहा मिले कुछ नए शब्द बनाने की बात है। जी सर। उस समय ये ध्यान है मुझे, उस समय ये कहा गया था संविधान सभा में कि हिंदी को सशक्त बनाएंगे हम मुख्यतः संस्कृत के माध्यम से और अंशतः देश की बाकी भाषाओं के माध्यम से। और गांधी जी ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे हिंदी नहीं हिंदुस्तानी चाहिए, जो इस देश की सारी भाषाओं को अपने आप में समेटे हुए, सिर्फ उर्दू को नहीं, सारी भाषाओं को। लेकिन हमारे संविधान सभा के में जैसा आपने कहा कि साहब एक तो हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्थाएं की कि नए शब्द गढ़े जाएं। जी सर। सवाल ये है कि क्या शब्द गढ़ने से भाषा बनती है या शब्द ढूंढने से भाषा बनती है? अब एक शब्द है जी सर, अनुस्मारक, जी सर, जो मुझे बहुत अभी कुछ दिन पहले जब मैंने सुना तो मैं चौंक गया था कि क्या होता है अनुस्मारक। मैंने तो स्मारक तो सुन रखे थे कि स्मारक तो होते हैं, जैसे ताजमहल भी स्मारक है, शाहजहां ने बनाया अपनी पत्नी के लिए, लेकिन अनुस्मारक क्या होता है? पता चला साहब ये रिमाइंडर के लिए हिंदी का शब्द गढ़ा गया है ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अनुस्मारक क्यों नहीं याद दहानी शब्द हमने स्वीकार कर लिया? हमारी राजभाषा में, राजकाज में याद दहानी शब्द क्यों नहीं आया? जी सर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, आपका कहना सही है। हिंदुस्तानी अपेक्षाकृत बोलचाल के करीब रही है और आम जनता ज़्यादातर हिंदुस्तानी का प्रयोग करती रही है। गांधी जी का दृष्टिकोण जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा व्यावहारिक था, लेकिन संविधान सभा ने चूंकि हिंदी को ही राजभाषा बना दिया, अब वैसी स्थिति में हिंदी में ही हमें विकास करना था और उसी में हमें उसको समृद्ध बनाने का प्रयास करना था। उस दृष्टि से सरकारी तौर पर प्रयास शुरू हुए, लेकिन सरकारों ने दूसरे प्रांतों के दबाव में या आंदोलनों के दबाव में उसे आधिकारिक तौर पर 15 साल बाद जो राजभाषा का पूर्णतः दर्जा देना चाहिए था वो दिया नहीं, जिसके कारण अपनी जगह थी। उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि राजनीतिक कारणों से सब कुछ होता रहा हो, लेकिन मैं जो बात उठा रहा था वो ये थी कि हम लोगों ने भाषा कैसे गढ़ी। आपने कहा गांधी जी ने हिंदुस्तानी कही, मैं कहता हूँ हम जिस हिंदी की बात कर रहे हैं उस हिंदी को हम हिंदुस्तानी नाम दें या हिंदुस्तानी को हिंदी नाम दें, क्या वो भाषा नहीं हो सकती? जैसा कि सूर्यबाला जी आप बता रही थी कि साहब हम जो भाषा, बंगाल वाला भी हिंदी बोल रहा है, मद्रास वाला भी हिंदी बोल रहा है, महाराष्ट्र वाला भी हिंदी बोल रहा है, तो एक मराठी हिंदी होती है, एक पंजाबी हिंदी होती है, एक बांग्ला हिंदी होती है, एक तमिल हिंदी होती है। देखिए ना, वहाँ तो उस हिंदी को हमें स्वीकार, आंध्र से तो हिंदी शुरू हुई थी, मतलब दक्षिणी से तो हिंदी शुरू हुई थी ना, तो वो भी एक हिंदी थी। सारी हिंदियों को हमको एक हिंदी में बदलना, और मैं समझता हूँ वो सारी हिंदियाँ जब एक हिंदी में बनेगी तो वो हिंदुस्तानी होगी। मैं वो गांधी जी वाली इतनी सी बात तक सीमित नहीं हो कि उर्दू वाली थोड़ी सी शब्द काम में ले लें तो हिंदुस्तानी हो जाती है। उन्होंने भी दक्षिणी हमें हिंदुस्तानी भाषा बनानी है। जी, गांधी जी ने भी दक्षिणी रेखता और उर्दू को मिलाकर ही हिंदुस्तानी कहा था। हाँ, वो उन्होंने यही कहना चाहा ना कि सारे देश की भाषाओं को हमको लेके आना है ताकि एक ऐसी भाषा बने जो इस देश की भाषा हो। जी सर, आपने जैसे कहा कि हिंदी की शुरुआत एक उत्तर प्रदेश के खास हिस्से से हुई, जो आज की जो हिंदी जिसे हम आज हिंदी कह रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी, और उससे पहले ब्रज भाषा थी, अवधी थी, हमारे पास में मैथिली थी। जी, हमारी सारी भाषाएं, इनको ये हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब आप अवधी को कैसे हिंदी से अलग करेंगे? रामायण या रामचरित मानस के बगैर हिंदी की क्या वैल्यू है? संभव नहीं। या मतलब मैंने मातृभाषा के संदर्भ में कहा कि मातृभाषाएं तो सबकी अलग अलग हैं। लोग जो ये सोचते हैं कि किसी हिंदी वाले की भाषा ये राष्ट्रभाषा हो रही, किसी हिंदी वालों की मातृभाषा राष्ट्रभाषा हो रही, इससे हिंदी तरफ लोगों का दिल दुखता है और वो स्वाभाविक है। बिल्कुल, तो ये मैं समझाना चाहती हूँ कि ये हिंदी राष्ट्रभाषा किसी हिंदी वाले की राष्ट्रभाषा नहीं है। और विश्वनाथ जी, जो आपने गढ़ने वाली शब्द की बात कही, तो शब्द तो गढ़े जा ही नहीं सकते। और ये जो करुणाशंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो तकनीकी शब्दों की, मुझे लगता है कि हम गंभीरता से और इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं करते। हमारे पास दृष्टि की कमी है, हमारे पास राष्ट्रीय भावना की, देश भावना की कमी है। नहीं तो हम ना सोचते कि हमारा राष्ट्रगान एक है, तो हमारा एक राष्ट्रगान है, तुम्हारी एक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हो सकती? इसे हम एक भाषा को मान लें, लेकिन हम एक विदेशी भाषा को मान लेंगे, लेकिन हम अपनी भाषा में से एक भाषा जो सबके लिए सुलभ है, सुविधाजनक है, उदार है, उसे हम नहीं मानेंगे। ये जो 3 शब्द आपने काम में लिए हैं, जो भाषा सबके लिए सुलभ है और उदार है, ये जुड़ाव वाली है, ऐसी भाषा हमारे देश की भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई गढ़ी गढ़ाई हिंदी की आवश्यकता नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे देश के सारे बड़े नेता होने, चाहे वो किसी राज्य के भी थे, मतलब तिलक महाराज हमारे महाराष्ट्र से थे, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे, लाजपत राय पंजाब से थे,
राजा गोपालाचारी दक्षिण भारत से थे, जितने भी नाम लिए जाएं, बस संविधान सभा में भी जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा वो हिंदी भाषी नहीं थे, जिन्हें हम हिंदी भाषी कहते हैं, वो सारे के सारे दक्षिण के थे, या गुजरात के थे, या मुंशी ने रखा उस बात को सामने रखा, या महात्मा गांधी ने रखा, महात्मा गांधी तो गुजराती थे। तो ये सब चीज़ें मिलकर के एक भाषा बनाती हैं। और भाषा सिर्फ बोलने की बात नहीं होती, सिर्फ लिखने की नहीं होती है, भाषा एक पहचान भी होती है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी अस्मिता की पहचान है भाषा। जब हम ये बात कहते हैं अस्मिता की पहचान है, तो हम एक संपूर्ण भारत के रूप में क्यों ना सोचें, जैसा सुरवाला जी आपने कहा था, भारतीय अस्मिता, हिंदी की अस्मिता को भारतीय अस्मिता से जोड़िए। और हम तो कहते हैं कि हिंदी दिवस के लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारा भारतीय भाषा दिवस होना चाहिए। नुकसान अंग्रेजी की वजह से नुकसान सिर्फ हिंदी का नहीं हो रहा है, सारी भारतीय भाषाओं का हो रहा है। और नुकसान भारतीय भाषा सबका होना है, सबका हो रहा है। ये आदमी समझ नहीं पा रहे। करुणाशंकर जी बहुत अच्छी बात कही सुरवाला जी ने कि नुकसान सारी भारतीय भाषाओं का होता है, और हमें भारतीय भाषा के रूप में सोचना चाहिए। हिंदी या गुजराती या बंगाली या उसके बारे में नहीं, ये सब हमारी भाषाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी इस देश की राजभाषा घोषित हुई थी, तो इस देश की बाकी सारी भाषाएं भी अपने अपने प्रांतों की राजभाषाएं घोषित हुई थीं, वो अकेली नहीं थी। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हिंदी दिवस की जगह हम भारतीय भाषा दिवस क्यों ना मनाएं, क्या ख्याल है आपका? हाँ, क्योंकि उसी तिथि को 8वीं अनुसूची में दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल की गई थी। तो हिंदी दिवस की जगह भारतीय भाषा दिवस भी हम मना सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, मेरा मानना है। चूँकि तमाम भारतीय भाषाएं हिंदी के साथ एक पूरक की भूमिका में हैं, और सबकी अगर स्पर्धा है तो वह अंग्रेजी से है, हिंदी का तमिल से या हिंदी का पंजाबी से है, कोई प्रतियोगिता नहीं, दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। तो जो एक कृत्रिम संघर्ष की स्थिति बनाई गई वह भी गलत है। तो मेरा यही कहना है कि हिंदी की चूँकि एक बड़ी भाषा होने के कारण एक केंद्रीय भूमिका रहेगी, लेकिन तमाम भारतीय भाषाओं के भी विकास की बात होनी चाहिए। उनके भीतर शिक्षा का माध्यम कैसे विकसित हो सकता है, और बच्चों को कम से कम 10वीं तक की शिक्षा मातृभाषाओं में ही दी जाए, यह जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, मतलब कि हमारे यहाँ मातृभाषाओं में हम लोगों ने शिक्षा खत्म कर दी। अब कक्षा 1 से नहीं, उससे पहले से भी केजी जिसे आप कहते हैं, वहाँ से शुरू हो जाती है अंग्रेजी की पढ़ाई। जी सर। और उसके बाद अंग्रेजी के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। जी सर। ये जो स्थिति पैदा हो गई है, हाँ, ये बहुत खतरनाक है सर। मुझे लगता है जी मैडम, मुझे लगता है कि जैसे चीन और जापान भी हिंदी सिखाने का काम करते हैं, लेकिन वह भाषा के रूप में 1-2 साल में सिखाते हैं। वह 16 साल, 18 साल, 20 साल बच्चा पहली क्लास से लेकर जिसको अंग्रेजी सीखनी है, जिसका अंग्रेजी से काम है, जैसे कहते हैं कि विदेश व्यापार के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको जाकर के अमेरिका में व्यापार करना है, उनको सीखने की जरूरत है, तो उनको सिखा दीजिए। पूरे सारे भारतीयों को सजा दी जा रही है। वही उसके कारण फिर मौलिक चिंतन नहीं हो पा रहा है। हमारा बच्चा जो है, जो शोध कार्य कर सकता है, हमारे यहाँ जो रिसर्च का काम बहुत दोयम दर्जे का हो रहा है, उसका कारण यही कि बच्चों की बहुत बड़ी ताकत जो है अंग्रेजी को सीखने में खर्च हो रही है। अगर वो विज्ञान में कोई प्रयोग करना चाहता बाद में सीखते हैं, विषय वो बाद में। लेकिन सुरवाला जी, एक स्थिति और भी हुई है, सिर्फ यही नहीं कि हुआ, ये कृत्रिम भाषा की बात आपने की थी। आज जो भाषा हिंदी बनती जा रही है, जिस तरह की, हम लोगों ने कोशिश कहा कि साहब बाकी भारतीय भाषाओं से भी शब्द लेने चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं होती है, और अच्छा ही रहेगा उससे, क्योंकि हमारी भाषाओं में बहुत शब्द हैं, और इतने शब्द हैं कि एक एक चीज के लिए मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक सिर्फ अंग्रेजी वाला सिर्फ अंकल बोलता है, आप सोचते रहिए कि अंकल उसका चाचा है कि मामा है कि दाया है या फूफा है, कौन है। इतने सारे शब्द हमारी भाषाओं में हैं, उनके पास नहीं है ये शब्द। कोई मैटरनल अंकल कहेंगे वो, और पैटर्नल अंकल कहेंगे वो। तो ये स्थिति जो हुई, लेकिन अब जो स्थिति हमारे देश में पैदा हो रही है, सुरवाला जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि जिस तरह से अंग्रेजी इस देश की भाषाओं पर, मैं सिर्फ हिंदी पर नहीं कह रहा हूँ, इस देश की भाषाओं पर छाती जा रही है, उससे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं हमें? उससे हम सब जानते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही नुकसान हो रहा है। ये हमारी समूची भारतीय अस्मिता जो आप कह रहे हैं, संस्कृति कह रहे हैं, क्योंकि भाषा अकेली नहीं होती है, हमारी सारी भारतीय भाषाओं की अस्मिता एक है, उनकी संस्कृति एक है। आप किसी भी रचना को, जैसे मेरी कोई रचना अनुदित होती है तो वो दूसरी मराठी में, गुजराती में, कितनी भी दक्षिण भारतीय भाषा में, लेकिन इंग्लिश में करने के लिए एक भाषा की संस्कृति दूसरी भाषा की संस्कृति से जोड़ना, अनुवाद करना बहुत मुश्किल होता है। और ये सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है, पहले मैं आपको ये आपकी शिक्षा माध्यम वाली चीज़ जो आपने कही थी, मुझे लगता है कि वो हमारा त्रिभाषा फार्मूला जो था वो बहुत अच्छा था,
बचपन से आप मातृभाषा से शुरू करिए। बचपन के चाहे जैसे करुणाशंकर जी ने कहा 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक आप मातृभाषा में पढ़ाइए। और त्रिभाषा 3 भाषाएं जानना कुछ मुश्किल नहीं है। और अंग्रेज़ी अवश्य रखिए। अंग्रेज़ी से किसी हिंदी वाले को या किसी भी भारतीय को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाइए। हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें, लेकिन बिला वजह इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब कुछ जो करुणाशंकर जी ने कहा कि बचपन से शिक्षा का माध्यम न हो, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाए, भाषा के रूप में उसे हावी कर दिया बच्चे पर। उसके लिए अंग्रेजी सीखना पहली जरूरत हो गया और विषय सीखना दूसरी जरूरत हो गया। पहले वो अंग्रेजी सीखे, उसके बाद उस विषय में बात करे। और ये स्थिति हमारी इससे पैदा हुई कि इसके साथ जो मानसिकता बनी जा रही है अंग्रेजी को लेकर के, कि जिसको अंग्रेजी आती है वो पढ़ा लिखा मान लिया जाता है, जिसको अंग्रेजी आती है वो सभ्य मान लिया जाता है, जिसको अंग्रेजी आती है अलग वर्ग हो गया है। राममनोहर लोहिया ने शुरू में कहा स्टेटस सिंबल हो गया। तो लोहिया जी ने उस समय कहा था कि अंग्रेजी के माध्यम से हमने एक और नया वर्ग पैदा कर दिया है इस देश में। पहले ही बहुत सारे वर्ग थे जातियों के नाम पर, हमारे यहाँ एक और वर्ग पैदा हो गया कि एक अंग्रेजी जानने वाला और न जानने वाला। और जो जानने वाले हैं वो अपने आप को ऊंचा समझने लगे, और जो न जानने वाले हैं वो भी उनको ऊंचा समझने लगे, और वो वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो घर की हमारी यहाँ बाइयाँ हैं उनका सबसे पहला ये रहा था कि हमारे बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं और ट्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि माँ तो पढ़ा नहीं सक रही है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मुझे लगता है कि इससे उबरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मानसिकता बनती जा रही है कि अंग्रेज़ी हमारी महानता की परिचायक हो जाए, कि हमें अगर अंग्रेजी आ जाए तो हम महान हो रहे हैं, किसी तरह से महान आधुनिक हो रहे हैं, कुछ भी कहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बदलनी चाहिए। कैसे बदलेंगी? क्योंकि अभी जो स्थिति पैदा हो रही है, जिस तरह की भाषा बनती जा रही है हमारी, और आजकल तो कहते हैं कि SMS उसका जो दौर है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसमें जिस तरह अंग्रेजी ले रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के बगैर जैसे जीवन ही नहीं चल सकता। इससे कैसे बचेंगे डॉक्टर साहब? सर, गूगल का ही सर्वे आया है कि पिछले 1 साल में डिजिटल दुनिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम कह सकते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी 94% हिंदी में कंटेंट बढ़ा है और अंग्रेजी में 19% ही बढ़ा है। तो धीरे धीरे हिंदी जो है डिजिटल दुनिया में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर रही है, ये परिवर्तन हो रहा है। मेरा यही आग्रह है कि देशवासियों को भी ये समझाने की ज़रूरत है और सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि हिंदी में भी रोजी रोटी मिलती है। अगर 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ हमारी भाषाएं इतनी विकसित भाषाएं हैं, तमिल जैसी सबसे पुरानी भाषा हमारे पास में है, हिंदी जैसी विकसित भाषा हमारे पास में है, तो हमें और क्या चाहिए? जी सर, क्यों ना हम अपनी भाषाओं के माध्यम से अपना विकास करें। सुनील बालाजी, मैं आपसे एक वाक्य में सुनना चाहता हूँ कि क्या किया जाए कि हिंदी के प्रति हमारे मन में गौरव का भाव पैदा हो? शिक्षा का माध्यम हिंदी करिए, मातृभाषा, पहले हिंदी नहीं, पहले प्राइमरी तक मातृभाषा करिए, उसके बाद हिंदी करिए, उसके बाद बच्चों पर छोड़ दीजिए। और परिवर्तन हमें अपने में लाना है। हम बिला वजह इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें, बिला वजह। ये जो शब्द आपने काम में लिया, अभी हम लोग तो हिंदी के भाषा मतलब अखबार देख लीजिए हिंदी के, उनमें क्या स्थितियां हो गई हैं कि जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्द घुसेड़े जाते हैं। ये घुसेड़े जाते शब्द में काम में खतरनाक है सर, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे यहाँ। जी सर, डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा था, क्या करें हम जी सर कि हम हिंदी को उसका स्थान दिला पाएं? जी सर, पहली बात यह है कि हमें अंग्रेजी के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से भी बचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के लिए प्राइम मिनिस्टर की प्रयोग की जरूरत नहीं है। संसद इतना आसान शब्द है कि पार्लियामेंट लिखने, या सर्वोच्च न्यायालय है तो उच्चतम न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिंदी में जो रोजगार उपलब्ध है उसको भी हम बता नहीं पाते हैं। करोड़ों लोग जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री में इस समय काम कर रहे हैं, हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं, उनकी संख्या बताने की जरूरत है। और थी जो आपने बात की सूर्यवाला जी कि वो त्रिभाषा वाला जो मामला था, उसमें हिंदी वालों ने बेईमानी करी कि हमने दक्षिण की भाषाएं सीखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की, उसकी जगह संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में ले लिया। उन्होंने, मुझे लगता है चालाकी की, ये जो चालाकी और ये बेईमानी है ना, ये शब्द हटना चाहिए। जी सर, ये हमारी मानसिकता से हटना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जैसे भोजपुरी को मातृभाषा कहा और हिंदी को दूसरी भाषा, राष्ट्रभाषा कहा, और अंग्रेजी को तीसरी भाषा मान लिया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई है। लेकिन मित्रों, मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि ये जो अभी सुन रहे थे बातचीत, किस तरह हिंदी को उसका स्थान दिया जाए। हिंदी को स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी का स्थान तो अपने आप बना रहेगा। हमारे यहाँ न जाने कब से, आखिर त्रिवेंद्रमाला आदमी जब बद्रीनारायण जाता होगा तो वो कौन सी भाषा में काम में लेता होगा? वो तमिल तो नहीं काम में लेता है, मलयालम तो नहीं काम में लेता होगा,
निश्चित रूप से वो कोई ऐसी भाषा थी जो इस देश को जोड़े हुए थी, जिसको आप लोगों ने दोनों ने संपर्क भाषा के रूप में कहा। हमारी हिंदी एक ऐसी ही जोड़ने वाली भाषा है और इस हिंदी को हमें इसी रूप में सामने लाना है। सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो ये है कि हम हिंदी बोलने में गर्व का अनुभव करें, हिंदी पढ़ने में गर्व का अनुभव करें और हिंदी के बारे में जब भी बात करें तो गर्व से कह सकें। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती कि हम अपनी भाषा के प्रति गर्व की अनुभूति अपने आप में पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।